जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे टॉपिक को। और हम बात कर रहे थे अम्ल तथा क्षार की। और अम्ल तथा क्षार को समझने के लिए हमने पहली धारणा समझी थी, जिसे हमने बोला था अर्हेनियस की धारणा। अर्हेनियस ने हमें क्या बताया था कि वे यौगिक जो जल में H प्लस आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, और जो OH माइनस आयन देते हैं वे क्या कहलाते हैं बच्चों? क्षार। लेकिन कई बार यह धारणा फेल हो गई, यह भी हमने देखा था, इसकी कुछ सीमाएं थी। तो अब दूसरी धारणा के बारे में समझते हैं। अम्ल तथा क्षार को दूसरी बार समझाया किसने बच्चों? ब्रोंस्टेड तथा लॉरी ने। ब्रोंस्टेड तथा लॉरी ने अम्ल तथा क्षार की एक दूसरी धारणा दी, और इस लेक्चर में हम ब्रोंस्टेड तथा लॉरी की सारी बातें करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ध्यान से देखें। तो सबसे पहली बात, ब्रोंस्टेड और लॉरी ने क्या बोला? इन्होंने बोला बेटा अम्ल क्या होगा? तो अम्ल के लिए इन्होंने बताया कि वे यौगिक जो प्रोटॉन दाता होते हैं, प्रोटॉन मतलब बेटा H प्लस, प्रोटॉन का मतलब क्या होगा? H प्लस। तो वे यौगिक जो प्रोटॉन दाता होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? अम्ल। तो अम्ल क्या होंगे? प्रोटॉन दाता। प्रोटॉन दाता, या बेटा हम बोल सकते हैं H प्लस दाता। प्रोटॉन का मतलब ही होता है H प्लस, ठीक है ना? प्रोटॉन बोलो चाहे H प्लस बोलो, बात एक ही होगी, ध्यान रखना है ना। जबकि क्षारक क्या होते हैं? तो बच्चों क्षारक के लिए ब्रोंस्टेड तथा लॉरी ने परिभाषा बदली। देखिए अर्हेनियस ने क्या बोला था? अम्ल क्या है? जो जल में H प्लस देते हैं। ये क्या कह रहा है? अम्ल क्या है? जो H प्लस देते हैं, यानी कि प्रोटॉन देते हैं। हाँ, इसने जल की बात नहीं की, इसने सिंपल बोला कि जो H प्लस देते हैं वे आपके अम्ल हैं। क्षारक क्या होंगे बच्चों? तो क्षारक वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही होंगे, मतलब कि जो प्रोटॉन ग्रहण करेंगे, है ना, प्रोटॉन ग्राही जो होंगे उन्हें हम बोलेंगे क्षारक, यानी कि ये H प्लस आयन ग्रहण करेंगे। तो बहुत आसान सी परिभाषा दी इसने। देखिए अम्ल तो लगभग वही है, बस उसने क्या बोला था कि जल में जो H प्लस देगा। यहां पर ये क्या कह रहा है? ब्रोंस्टेड लॉरी की धारणा कहती है कि जो प्रोटॉन दाता है यानी कि H प्लस देता है, जल का होना कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। तो जो प्रोटॉन दाता है वो अम्ल है। क्षार बेटा लुइस सॉरी अर्हेनियस ने क्या बोला था कि वे यौगिक जो जल में OH माइनस आयन देते हैं वे होते हैं क्षारक। तो यहां पर OH माइनस देने वाले नहीं, इसने परिभाषा बदल दी कि जो प्रोटॉन ग्राही होंगे, यानी कि जो H प्लस ग्रहण करेंगे, H प्लस ग्राही होंगे, वही क्या कहलाएंगे? आपके क्षार या क्षारक। ठीक है बेटा। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं, अपन कुछ अच्छी बातें देखते हैं, उदाहरण के द्वारा सारी बातें समझते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जैसे HCl अगर देखें हम, तो HCl क्या देता है? H प्लस और Cl माइनस। तो H प्लस और Cl माइनस दे रहा है, क्योंकि ये H प्लस दाता है, दे रहा है, इसीलिए ये अम्ल होगा। इस बात को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा कि जब हमने HCl से मान के चलो जल की अभिक्रिया कराए, अब जल का होना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम ले रहे हैं जल को कि कैसे ये प्रोटॉन दाता होगा, उस बात को समझने के लिए। तो देखिए जल होता कैसा है? जल है H2O। इसकी अगर आप संरचना देखें तो H एक इलेक्ट्रॉन है, फिर है बच्चों क्या? O के पास बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक एक का साझा हाइड्रोजन करता है। इस तरह से होता है जल। और जल के पास अपने क्या होते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों का ये दान कर सकता है। और बच्चों जो H प्लस है, यानी कि प्रोटॉन है, H प्लस है, ये जहां भी इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वहीं जाके बॉन्ड बनाने लगता है। H प्लस जो है ना, बहुत ललत्ता टाइप का है कि जहां भी इलेक्ट्रॉन इसको दिखते हैं वहीं जाके बॉन्ड बनाने लगता है। तो जैसे ही हमारे HCl के H प्लस को क्या दिखा? H2O के पास इलेक्ट्रॉन पेयर दिखे, यानी बेटा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिखा, तो ये चला गया किसके पास? ये चला गया ऑक्सीजन के पास, और उससे बंध बना लिया। तो ये H प्लस जब चला गया तो ये बन गया क्या? H3O प्लस। और बच्चों जब इस HCl में से H प्लस चला गया तो बचा क्या? Cl माइनस बचा। क्या बचा बेटा? Cl माइनस बचा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बड़े आराम से कि HCl ने H प्लस दिया, किसको दिया? H2O को। क्योंकि ये H प्लस दे रहा है, H प्लस दाता है, इसीलिए ये क्या होगा बच्चों? अम्ल होगा। जबकि ये क्या कर रहा है? H2O यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्मों के द्वारा इस H प्लस को ग्रहण कर रहा है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म H प्लस ग्रहण कर रहा है, इसलिए ये होगा आपका क्षारक।
तो कुल मिला के बड़े आसानी से अब आप समझ गए होंगे, जो H प्लस देता है वो क्या है बच्चों, अम्ल, और जो लेता है वो क्या है, क्षारक। चलिए इस बात को और देखते हैं अपन, और भी उदाहरण हमारे पास ढेर सारे। जैसे देखिए आपके पास है HNO3, है ना, नाइट्रिक अम्ल इसका नाम है। इसकी अभिक्रिया मान लीजिए मैंने NaOH से कराया। अब होगा क्या, हम ये बात तो जानते हैं कि H जो है, H प्लस जो है बेटा, ये जो H प्लस है ये भागेगा। क्यों भागेगा, जहां इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वहीं जाके ये बंध बनाना चाहेगा। तो यहां पर जो OH माइनस है, OH माइनस के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, O के पास वैसे भी होते हैं बच्चों, तो ये H प्लस चला जाएगा किसके पास, OH के पास। H प्लस और OH के मिलन से क्या बनेगा बच्चों, H प्लस और OH माइनस के मिलन से बनेगा H2O, जबकि Na और NO3 अलग हो जाएंगे तो बना लेंगे NaNO3। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो HNO3 है H प्लस का दान कर रहा है, दे रहा है, इसीलिए ये क्या होगा बेटा, अम्ल। जबकि क्योंकि ये H प्लस ग्रहण कर रहा है इसीलिए ये क्या होगा, क्षारक। तो कुल मिलाकर के वे यौगिक जो H प्लस दाता होते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, और जो H प्लस ग्राही होते हैं वे क्षारक कहलाते हैं। और देखते हैं हम उदाहरण, जैसे मान लीजिए H2SO4 है, तो ये क्या देता है हमें, ये तो सर हमें 2 H प्लस देता है, यानी कि 2 प्रोटॉन देता है। तो क्योंकि ये प्रोटॉन दे रहा है इसीलिए ये भी क्या होगा, अम्ल होगा। ब्रोंस्टेड और लॉरी के हिसाब से ये भी अम्ल होगा। हाँ, अर्हेनियस के हिसाब से भी ये अम्ल था। इसके अलावा और देख सकते हैं आप, मान लीजिए CH3COOH है, ये भी बेटा क्या क्या देता है आपको, ये देता है CH3COO माइनस और साथ में H प्लस। तो क्योंकि ये भी H प्लस दे रहा है, H प्लस दाता है, इसीलिए क्या बन जाएगा बेटा, अम्ल बन जाएगा। तो इस तरह से जो H प्लस देगा वो क्या कहलाएगा, अम्ल। अब होता क्या है, जैसे मान के चलो आपके पास है KOH, तो KOH क्या करता है, H प्लस ग्रहण कर लेता है। क्यों कर लेता है सर, क्योंकि देखो ये K प्लस और OH माइनस में टूटने वाला है, ये बात तो आप जानते हो। तो ये H प्लस क्या करेगा, क्योंकि OH के पास इलेक्ट्रॉन इसे दिख गए हैं, H प्लस को OH के पास, OH माइनस के पास इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ दिख गया बेटा, तो इसके इलेक्ट्रॉन के जुगाड़ के कारण ये H प्लस इस पे अटैक करेगा, H प्लस और OH माइनस आपस में बंध बना लेंगे और बन जाएगा क्या, H2O। जबकि बच्चों ये जो K प्लस है बेचारा अकेला अलग रहेगा, इस तरह से। और देखते हैं हम, जैसे मान लीजिए NaOH है, ये भी H प्लस ग्रहण करेगा, जिसमें भी OH है वो तो H प्लस फटाक से ग्रहण कर लेगा, तो ये H प्लस ग्रहण करेगा OH। क्यों, क्योंकि O के पास है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, OH और H मिलके क्या बनाएंगे बच्चों, जल, और साथ में Na प्लस बेचारा अकेला रहेगा। और देखते हैं एक और उदाहरण अच्छा वाला देखते हैं अपन, NH3 अमोनिया है बेटा, ये अमोनिया गैस होती है। इसमें क्या, नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, और इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण ये H प्लस को ललचा के क्या करता है, उसके साथ बंध बना लेता है। H प्लस तो अपना है ही बेटा भूखा नंगा, ये क्या करता है, जैसे ही H प्लस H प्लस को कहीं भी इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ दिखेगा जाके बंध बना लेगा। तो इस H प्लस को जैसे ही जुगाड़ दिखा बेटा कहां, नाइट्रोजन के पास, कि इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये जाके बंध बना लेगा और बनाएगा क्या बच्चों, NH4 प्लस। देखो NH3 पहले से था, एक H और आ गया तो NH4, लेकिन इस प्लस के कारण NH4 प्लस। एक्चुअल में ये जो प्लस है, ये जो धन है बेटा, ये धन अब H में नहीं रह गया, अब ये N में आ चुका है। क्यों, क्योंकि N ने इलेक्ट्रॉन युग्म दे दिया H को, तो H की तो संयोजकता पूर्ण हो गई, लेकिन N ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए N में आ गया होगा धन आवेश। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, NH3 ऐसा था और इसके पास थे क्या, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और जैसे ही H प्लस की नजर पड़ी कि भाई साहब यहां तो इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ है, आहा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देख करके अटैक कर देगा, और अटैक करेगा और क्या बना लेगा बेटा, NH3 जो पहले से था वो तो ज्यों का त्यों रहेगा, और साथ में एक और H अब जाके जुड़ गया, क्योंकि नाइट्रोजन ने H प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दे दिया तो बेटा नाइट्रोजन में आ जाएगा धन आवेश। इस तरह से बनता है अमोनिया। जब H प्लस ग्रहण करता है तो अमोनियम आयन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये थे बच्चों अम्ल तथा क्षारक।
तो ब्रोंस्टेड और लॉरी ने क्या धारणा दी अम्ल तथा क्षारक के बारे में? वे यौगिक जो प्रोटॉन दाता है वे अम्ल कहलाते हैं, यानी जो H+ देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, और वे यौगिक जो प्रोटॉन ग्राही है यानी H+ ग्रहण करते हैं वे क्षारक कहलाते हैं। तो चलिए अब जब यहां पर कुछ बातें कर लिए हमने, तो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म, कि ये संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म होता क्या है, इस बात को भी अपन समझते हैं, है ना। तो बेटा देखिए, संयुग्मी अम्ल क्षार किसे कहेंगे? ऐसे अम्ल तथा क्षार का युग्म, ऐसा बोल रहे हैं। यह बेटा ऐसे स्पीसीज का युग्म जिनमें एक H+ का अंतर रहता है। कहने का मतलब क्या है, सुनिए। जैसे मान के चलिए मेरे पास था HCl ने, ये अम्ल है कैसे पता सर? क्योंकि ये H+ देगा, और जैसे ही इससे H+ हट गया, ये -H+ लिखने का मतलब है कि H+ हट गया। तो जैसे ही बच्चों H+ हट गया तो बचा क्या इसके पास, बेचारे के पास Cl-। तो आप जानते हो क्योंकि ये H+ दे रहा है इसलिए ये तो सर अम्ल होगा, और H+ हटने के बाद जो बचा ये इसका क्या कहलाएगा? संयुग्मी क्षार। क्षार या क्षारक बोले आप, एक ही बात है अभी तो फिलहाल, है ना। तो अम्ल है, इसका संयुग्मी क्या होगा? क्षार। ऐसे ही अगर मान के चलिए आपने लिया NaOH, ये क्या करता है सर? ये H+ ग्रहण कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि O के पास लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर होने के कारण, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण ये H+ OH के साथ मिल जाएगा, और जब H+ और OH मिल जाएगा तो बेटा ये तो बना लेगा जल। बचेगा क्या? H+ और OH के मिलने से जल बन गया, और बचा क्या बेचारा? Na+। तो देखिए अभी क्या है, ये तो सर क्योंकि H+ ग्रहण कर रहा है इसलिए ये क्षारक है, ठीक है सर, ये क्षारक है। अब क्षारक ने H+ ग्रहण कर लिया और हट गया H2O बना के। H+ ग्रहण कर लेने के बाद जो बचा बेटा वो क्या है? Na+। ये इसका कहलाएगा संयुग्मी अम्ल। तो कहने का मतलब है अम्ल का संयुग्मी क्षारक होता है और क्षारक का संयुग्मी अम्ल होता है, ठीक है। किसी अम्ल से एक H+ निकाल लेने के बाद जो स्पीसीज प्राप्त होता है वह उसका संयुग्मी क्षारक होता है, और किसी क्षारक द्वारा एक H+ ग्रहण कर लेने के बाद जो स्पीसीज प्राप्त होता है उसे हम उसका संयुग्मी अम्ल कहते हैं। और कुल मिला के बेटा वे स्पीसीज जिनमें, वे दो स्पीसीज जिनमें एक H+ का अंतर होता है, एक H+ का डिफरेंस होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। तो चलिए बच्चों यहां पर हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि वे स्पीसीज, अब स्पीसीज क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पर आयन भी हो सकता है या बेटा यौगिक भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, इसलिए स्पीसीज लिख देते हैं। वे स्पीसीज जिनमें एक H+ का अंतर होता है, एक H+ का अंतर होता है, क्या कहलाते हैं? संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहलाते हैं। संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहलाते हैं, युग्म कहलाते हैं, ठीक है बेटा। कि ऐसे स्पीसीज जिनमें एक H+ का अंतर होता है वे कहलाते हैं संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। तो अब देखते हैं हमने क्या बोले कि अगर कोई अम्ल है, अगर कोई बेटा क्या है? अम्ल, और अम्ल में से आपने एक H+ निकाल लिए, क्योंकि अम्ल का काम क्या है? H+ देना। इसमें से जब आपने एक H+ निकाल लिए तो आपको क्या मिलेगा? इसका संयुग्मी क्षारक मिलेगा, संयुग्मी क्षारक। और जबकि बेटा अम्ल की जगह अगर मान लो आपके पास है क्षार या क्षारक, इसने जब एक H+ ग्रहण कर लिया, एक H+ जब इसने ग्रहण कर लिया तो आपको क्या मिलेगा? इसका संयुग्मी, इसका मिलेगा बेटा आपको क्या? संयुग्मी अम्ल प्राप्त होगा। तो इस तरह से जब कोई अम्ल एक H+ आयन दान कर देता है, दे देता है, तो उसका संयुग्मी क्षारक प्राप्त होता है। एवं कोई क्षारक
एक H प्लस ग्रहण कर लेता है तो उसका संयुग्मी अम्ल प्राप्त होता है। अब इसमें से बिल्कुल आपको बेटा बोर्ड परीक्षा में, नीट में, जेई मेंस में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कोई भी स्पीसीज दे देगा और पूछेगा कि इसका संयुग्मी अम्ल या संयुग्मी क्षारक बताइए। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान के चलिए मुझसे पूछा गया सबसे पहला सवाल, मान लो H2O, H2O का संयुग्मी अम्ल क्या होगा, और दूसरी बात बेटा H2O का संयुग्मी क्षारक क्या होगा। तो मान के चलिए मैं पहले इसका संयुग्मी क्षारक बता रहा हूं। क्षारक बता रहा हूं मतलब तब ये खुद किसकी तरह व्यवहार करेगा, अम्ल की तरह। क्योंकि बेटा अम्ल की तरह करेगा तो इससे हमने H प्लस हटा दिए, एक H प्लस का दान कर दिया इनने। तो जैसे ही H2O से आपने एक H प्लस का दान करवाए तो बचा क्या बच्चों, OH माइनस बचा। भाई H2O में एक H प्लस चला गया, बचा क्या, OH माइनस। जल हमेशा H प्लस और OH माइनस में ही टूटता है, तो इसीलिए एक H प्लस चला गया तो OH माइनस बचा। तो ये बेटा देखो एक H प्लस हटने के बाद बना, मतलब ये H प्लस दे रहा है, मतलब ये काय की तरह काम कर रहा है, अम्ल की तरह। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, इसका संयुग्मी क्षारक। ठीक है, तो संयुग्मी क्षारक कैसे, जब H2O ने एक H प्लस का दान किया तो OH माइनस प्राप्त हुआ, इसलिए इसका संयुग्मी क्षारक OH माइनस है। हाँ, लेकिन H2O की खासियत है बेटा, ये उदासीन होता है। उदासीन होता है इसका मतलब ये है कि ये अम्ल की तरह भी व्यवहार करता है और क्षारक की तरह भी व्यवहार करता है, इसकी खासियत है ना। ये H प्लस दे भी सकता है और H प्लस ले भी सकता है। अगर मान लो ये H2O H प्लस ग्रहण कर ले, अगर ये H प्लस ग्रहण कर ले बेटा, तो H2O अगर H प्लस ग्रहण कर लेता है तो ये बनाता है H3O प्लस। H3O प्लस आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोनियम आयन। क्या कहलाएगा बच्चों, ये हाइड्रोनियम आयन। और ये जो हाइड्रोनियम आयन होता है, हाइड्रोनियम आयन, ये इसका क्या कहलाएगा, देखिए इसने H2O ने क्या किया, H प्लस ग्रहण किया, ग्रहण किया मतलब ये क्षार की तरह काम कर रहा है, तो ये इसका संयुग्मी अम्ल कहलाएगा, संयुग्मी अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान रखने लायक है, इससे सवाल पूछे जाते रहते हैं। H2O का संयुग्मी क्षारक OH माइनस और H2O का संयुग्मी अम्ल H3O प्लस, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। और देखते हैं हम, जैसे मान के चलिए आपके पास है H2SO4। ठीक है बेटा, H2SO4 ये तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि सर ये अम्ल होगा। क्यों होगा, क्योंकि केवल ये H प्लस दे सकता है। ठीक है सर, तो क्योंकि ये H प्लस दे सकता है, मान लीजिए इसने H प्लस दे दिया, इससे हमने एक H प्लस हटाए। ध्यान रखो ये देने को तो H2SO4 दो H प्लस देता है, लेकिन एक साथ दोनों H प्लस कभी नहीं देगा बेटा। कभी भी कोई भी अम्ल एक साथ दो या दो से ज्यादा, यानी कि एक से ज्यादा H प्लस एक साथ नहीं देता, एक एक करके देगा। इसी तरह कोई भी क्षारक एक साथ दो H प्लस या तीन H प्लस ग्रहण नहीं करेगा, एक एक करके करेगा। तो चलिए देखते हैं, इस बात को अपन समझते हैं। एक H प्लस इसमें से हटा, तो देखिए एक H प्लस हटा तो बचा क्या, HSO4 माइनस। देखिए एक प्लस गया तो एक माइनस आ जाएगा, H दो थे, एक H चला गया तो एक H बचा। ये कहलाता है बाई सल्फेट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बाई सल्फेट आयन। ठीक है, ये कहलाता है बाई सल्फेट आयन। और ये तो पता ही है बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम है। तो देखिए ये अम्ल था, एक H प्लस दिया तो ये क्या बन गया, इसका क्षारक। लेकिन कैसा क्षारक कहलाएगा बेटा, ये संयुग्मी क्षारक, संयुग्मी क्षारक। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई अम्ल है, एक H प्लस दिया तो उसका क्या मिल गया बच्चों हमको, संयुग्मी क्षारक। अब देखिए ये क्षारक है, संयुग्मी क्षारक है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये क्षार की तरह ही व्यवहार करेगा। क्यों, क्योंकि बेटा अभी इसके पास एक H प्लस है देने के लिए। तो क्योंकि ये एक H प्लस अभी भी दे सकता है, तो जरूरी नहीं है कि संयुग्मी क्षारक क्षारक की तरह ही व्यवहार करे। संयुग्मी क्षारक अम्ल की तरह भी व्यवहार कर सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप, ये संयुग्मी क्षारक है तो कायदे से ये क्षार की तरह व्यवहार करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक संयुग्मी क्षारक बेटा अम्ल की तरह भी व्यवहार कर सकता है, और क्योंकि ये अम्ल की तरह व्यवहार कर सकता है, एक H प्लस और दे सकता है, तो ये इसने एक H प्लस और दे दिया सर। और जब बेटा एक H प्लस और चला गया तो बचा क्या, SO4 2 माइनस, यानी कि सल्फेट आयन। ये क्या है आपका, सल्फेट आयन। अब देखिए अगर ये H प्लस दे रहा है, मतलब ये काय की तरह कार्य कर रहा है, अम्ल का, अम्ल की तरह कार्य कर रहा है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, संयुग्मी क्षारक।
ये क्या होगा बच्चों? संयुग्मी क्षारक। तो कुल मिलाके मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, कि एक संयुग्मी अम्ल सदैव अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करता है। मतलब अगर कोई संयुग्मी अम्ल है तो जरूरी नहीं कि वो अम्ल की तरह ही व्यवहार करे। एवं एक संयुग्मी क्षारक सदैव क्षारक की तरह व्यवहार नहीं करता है। क्षारक की तरह व्यवहार नहीं करता है। मतलब कि एक संयुग्मी क्षारक अम्ल की तरह भी व्यवहार कर सकता है और क्षारक की तरह भी कर सकता है, और एक संयुग्मी अम्ल अम्ल की तरह भी कर सकता है और क्षारक की तरह भी कर सकता है ना। यहां जरूरी नहीं है कि एक संयुग्मी अम्ल है तो वो अम्ल की तरह ही व्यवहार प्रदर्शित करे। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं बढ़िया से। जैसे बच्चों मान के चलिए आपके पास है Ha3PO4, ठीक है बच्चों, नाम है इसका क्या? फॉस्फोरिक अम्ल। तो अब हमने इसमें से एक H+ हटाए, ठीक है बेटा, इस अम्ल में से हमने एक H+ हटाए। ये अम्ल है, पक्की बात है, ये बेटा कभी भी क्षारक की तरह व्यवहार तो नहीं करेगा, क्योंकि ये केवल H+ दे सकता है, ले नहीं सकता बेचारा। एक H+ दे दिया। तो इसका अपन से पूछा गया कि सर इसका संयुग्मी क्षारक क्या होगा, बता देंगे बेटा। एक H+ हटाओ, देखो आप एक H+ हटाने के बाद क्या बनता है? H2PO4-। तो ये अम्ल है और ये क्या होगा इसका? संयुग्मी क्षारक। संयुग्मी क्षारक। और मैं बार बार आपको ये बात बहुत ध्यान से बता रहा हूं कि एक संयुग्मी क्षारक हमेशा क्षार की तरह व्यवहार करे, जरूरी नहीं है। यहां पर बेटा ये संयुग्मी क्षारक अम्ल की तरह भी व्यवहार कर सकता है, करेगा ही। क्यों करेगा सर? क्योंकि इससे एक H+ का दान और किया जा सकता है, हालांकि 2 का किया जा सकता है, एक एक करके करेंगे, है ना। ऐसे नहीं कि एक साथ तीनों H+ दे दिया। 3 H+ ये दे सकता है, लेकिन तीनों एक साथ नहीं देगा, एक एक करके देगा। तो एक H+ और दिया सर इसने, तो बना क्या? HPO4-। ये देखिए अगर ये H+ दे रहा है, मतलब इसका संयुग्मी अम्ल अगर आपसे पूछे तो ये होगा। एक बात ध्यान सुनो, अगर आपसे पूछा H2SO4 का संयुग्मी क्षारक क्या है, तो सर H2SO4 का संयुग्मी क्षारक HSO4- है। HSO4- का संयुग्मी क्षारक क्या है? तो SO4-। है। H3PO4 का संयुग्मी क्षारक क्या है? H2PO4-। और बच्चों H2PO4- का संयुग्मी क्षारक है HPO4-, PO4-। इससे एक H+ और निकाल लो, तो कुल मिला के बेटा PO4-3- फॉस्फेट आयन बनेगा। ठीक है, ये कहलाएगा बाईफॉस्फेट, और ये होगा मोनोफॉस्फेट, और वो होगा क्या बेटा? फॉस्फेट। तो इस तरह से ये हमें प्राप्त होते हैं। तो इसका संयुग्मी क्षारक ये, इसका संयुग्मी क्षारक ये, इसका संयुग्मी क्षारक ये, ठीक है ना। एक H+ का अंतर होना चाहिए। अगर आपसे किसी ने पूछा कि सर बताइए NH3 का संयुग्मी क्षारक, तो NH3 का संयुग्मी क्षारक हम बोल रहे हैं, मतलब सर इसको अम्ल की तरह कार्य करना चाहिए। अगर ये अम्ल की तरह कभी कार्य करेगा तो ये क्या करेगा सर? H+ दे देगा। इससे H+ हटा दो, क्या बनेगा बेटा? एक H+ हटाने के बाद बनेगा NH2-। तो ये कहलाएगा क्या इसका? अगर ये अम्ल है तो ये इसका होगा संयुग्मी क्षारक। संयुग्मी क्षारक। हाँ, लेकिन NH3 बहुत ज्यादा अम्ल की तरह व्यवहार करे ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो बेटा ज्यादा अच्छा क्षारक होता है। तो अगर ये क्षारक है तो फिर हम इसका क्या ढूंढ सकते हैं? अगर बच्चों ये क्षारक है तो हम ढूंढ सकते हैं इसका संयुग्मी अम्ल, और संयुग्मी अम्ल ढूंढने के लिए ये एक H+ ग्रहण करेगा, और जैसे ही NH3 एक H+ ग्रहण करता है तो बनता क्या है बच्चों? NH4+, यानी कि अमोनियम आयन। और अगर ये क्षारक है तो ये होगा इसका संयुग्मी अम्ल। तो इस तरह से हम किसी भी क्षारक का संयुग्मी अम्ल और अम्ल का संयुग्मी क्षारक पहचान सकते हैं। अगर किसी अम्ल का संयुग्मी क्षारक बताना है मुझे, तो क्या करना चाहिए बेटा?
मुझे उससे एक H प्लस हटा देना चाहिए। और अगर किसी क्षारक का संयुग्मी अम्ल बताना है तो उसमें एक H प्लस जोड़ देना चाहिए, बड़े आराम से हम निकाल लेंगे। चलिए अब एक बहुत अच्छी बात और सुनिए। बात यह है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म सदैव विपरीत प्रकृति के होते हैं। विपरीत प्रकृति के होते हैं। विपरीत प्रकृति के होते हैं कहने का मतलब क्या है बेटा? मतलब यह है कि अगर एक प्रबल अम्ल है तो इसका संयुग्मी क्षारक दुर्बल होगा। इसका जो संयुग्मी क्षारक होगा वो कैसा होगा बेटा? दुर्बल संयुग्मी क्षारक होगा। और अगर कोई दुर्बल अम्ल है, अगर कोई बेटा दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल, आगे चल के हम देखेंगे प्रबल और दुर्बल अम्ल के बारे में, अभी बस ये पॉइंट ध्यान रखें आप। अगर कोई दुर्बल अम्ल है तो इसका संयुग्मी क्षारक कैसा होगा? प्रबल होगा, प्रबल संयुग्मी क्षारक होगा। ठीक है बेटा। इसी तरह से यदि कोई प्रबल क्षारक है तो उसका संयुग्मी अम्ल कैसा होगा? दुर्बल होगा, दुर्बल संयुग्मी अम्ल होगा। और बच्चों यदि कोई दुर्बल क्षारक है तो उसका यदि कोई, तो उसका संयुग्मी अम्ल कैसा होगा? प्रबल होगा, प्रबल संयुग्मी अम्ल। कुल मिलाकर के संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म जो होते हैं विपरीत होते हैं। प्रबल का संयुग्मी दुर्बल और दुर्बल का संयुग्मी प्रबल होता है। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इतनी बातें तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे अब इस बात को हम थोड़ा सा देखना चाहे समझ सकते हैं। जैसे बेटा देखिए HCl, पहले हम लिखें HBr, HCl और HF। सबसे पहले अगर मैं इनकी अम्लीयता का क्रम जानना चाहता हूं, अम्लीयता मतलब मैं बताना चाह रहा हूं कि कौन प्रबल अम्लीय है और कौन दुर्बल अम्लीय है। तो देखो बेटा अम्ल का काम क्या है? H प्लस देना। जो आसानी से H प्लस दे देता है वो प्रबल अम्ल कहलाता है, और जबकि जो आसानी से H प्लस नहीं दे पाता है वो कहलाता है क्या? दुर्बल अम्ल। ध्यान रखें बच्चों, यहां पर अम्ल हमारे पास कितने प्रकार के होंगे? अम्ल जो होंगे बेटा दो प्रकार के होंगे। एक होंगे प्रबल अम्ल और दूसरे होंगे बच्चों कैसे? दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? देखो अम्ल का काम क्या है? H प्लस देना। जो सारे के सारे H प्लस दे दे, यानी कि 100% H प्लस दे देता है, पूर्ण रूप से H प्लस दे देता है, वो क्या कहलाएगा? प्रबल अम्ल। जो क्या करता है बेटा? पूर्ण रूप से H प्लस आयन दे देता है। ठीक है ना, वो कहलाता है आपका प्रबल अम्ल। और जबकि बच्चों जो आंशिक रूप से देता है, मतलब मान लो 100 H प्लस है, उसने 5, 10, 20 दे दिया, पूरे 100 नहीं दिया, कुछ कम दिया बेटा, तो वो कहलाएगा दुर्बल। तो हम बोलेंगे आंशिक रूप से H प्लस आयन देता है, आंशिक रूप से H प्लस आयन देता है। तो जो पूर्ण रूप से देता है बेटा वो कहलाएगा प्रबल, और जो आंशिक रूप से देगा बच्चों वो कहलाएगा क्या? दुर्बल। चलिए अब अम्लीयता की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए इन चारों में सबसे अच्छा अम्ल कौन होगा? जो आसानी से H प्लस दे देगा। अभी क्या देखो बेटा, F जो है छोटा है, और F छोटा आकार होने के कारण इसकी ऋण विद्युतता अधिक है, यानी कि इसका नाभिक बहुत करीब में है बाह्यकोश के, इसका बाह्यकोश और नाभिक बहुत पास पास है, इसीलिए ये H प्लस को पकड़ के रखेगा, यानी कि आसानी से H प्लस को जाने नहीं देगा। और आसानी से नहीं जाने देगा मतलब कि एक दुर्बल अम्ल है। और जो अपना HI है बेटा, आकार बड़ा है, आकार बड़ा है, नाभिक से H की दूरी बहुत ज्यादा होगी, तो नाभिक से दूरी बढ़ने के कारण नाभिक का आकर्षण कम है, यानी कि आसानी से H प्लस दूर से चला जाएगा। तो इसीलिए HI सबसे प्रबल अम्ल है, फिर HBr, फिर HCl, और सबसे दुर्बल है बेटा HF। अब अगर हम इनके संयुग्मी क्षार का, यानी कि क्षारीयता का क्रम देखें, तो कैसे
बताएंगे हम क्षारीयता का क्रम। देखिए ये है प्रबल अम्ल, तो इसका संयुग्मी क्षारक जो है वो दुर्बल होगा। ठीक है, मतलब कि संयुग्मी क्षारीयता का जो क्रम होगा बेटा वो विपरीत होगा। सबसे अच्छा संयुग्मी क्षारक कौन होगा? F माइनस, क्योंकि ये दुर्बल अम्ल था। दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षारक प्रबल होता है, प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षारक बच्चों कैसा होता है? दुर्बल। तो इसीलिए ये प्रबल अम्ल है, इसीलिए इसका संयुग्मी क्षारक कैसा होगा बेटा? दुर्बल। ये दुर्बल अम्ल है तो संयुग्मी क्षारक कैसा होगा? प्रबल। तो ये हमने क्षारीयता के बारे में बताया। अब चलिए देखते हैं हम अम्ल तथा क्षार का वर्गीकरण और समझ लेते हैं बेटा, और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं अम्ल तथा क्षार का, क्षारक का वर्गीकरण, है ना। अम्ल तथा क्षार नहीं लिखते, क्षारक लिखते हैं बेटा, है ना। हालांकि बोलने में हम अम्ल क्षार भी बोलते हैं, लेकिन बेटा आप क्षारक ही लिखें तो अच्छा होगा, क्योंकि जितनी बुक्स हैं उन सब में हर जगह क्षारक ही लिखा है, तो आप भी क्षारक ही लिखने की आदत डालें। तो अम्ल तथा क्षारक का वर्गीकरण हम करेंगे बच्चों। तो देखिए यहां पर जैसे मैंने अम्ल का वर्गीकरण किया, प्रबल और दुर्बल। प्रबल मतलब पूर्ण रूप से H प्लस दे देता है, दुर्बल मतलब आंशिक रूप से H प्लस देता है। ऐसे ही बेटा हम क्षारक को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक होते हैं प्रबल क्षारक और दूसरे होते हैं दुर्बल क्षारक। ठीक है, ये भी क्या होंगे बेटा? प्रबल क्षारक, और यहां क्या होंगे? दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक किसको कहेंगे? क्षारक का काम क्या है? क्षारक के सर दो काम है। अर्हीनियस ने बोला कि ये OH माइनस देगा, और ब्रोंस्टेड और लॉरी ने बोला कि H प्लस लेगा। तो बेटा जो क्षारक सारे के सारे OH माइनस दे देता है, या बच्चों सारे के सारे H प्लस ले लेता है, यानी कि हम बोल सकते हैं बड़े आराम से कि जो पूर्ण रूप से OH माइनस आयन दे देता है या H प्लस आयन ग्रहण कर लेता है, यानी जितने H प्लस मिल रहे हैं अगर सारे के सारे ग्रहण कर ले तो ये क्या कहलाएगा बेटा? प्रबल क्षारक। जबकि दुर्बल क्षारक किसे कहेंगे? ये पूर्ण रूप से नहीं देगा, ये बेटा आंशिक रूप से मतलब कि जितने OH माइनस कोई क्षारक दे रहा है, तो ये सारे के सारे OH माइनस नहीं देगा, थोड़े बहुत देगा, या सारे के सारे H प्लस नहीं लेगा, थोड़े बहुत लेगा। तो आंशिक रूप से क्या करता है? OH माइनस आयन दे देता है, या क्या बोलेंगे बच्चों? H प्लस आयन आंशिक रूप से ग्रहण करेगा, है ना, ग्रहण कर लेता है, करता है। आंशिक रूप से H प्लस आयन ग्रहण करता है। तो ये आप ध्यान रखिए, अम्ल दो प्रकार के हो गए, प्रबल तथा दुर्बल। प्रबल अम्ल किसको कहेंगे बच्चों? हम जो पूर्ण रूप से H प्लस आयन दे देता है वो कहलाता है आपका प्रबल अम्ल, और जो आंशिक रूप से H प्लस देता है वो कहलाता है दुर्बल अम्ल। अगर मैं प्रबल अम्ल के उदाहरण देखूं बेटा, प्रबल अम्ल हम किसको कह रहे हैं? जो पूर्ण रूप से H प्लस दे देता है वो आपका प्रबल अम्ल है। तो बच्चों अगर मैं प्रबल अम्ल के उदाहरण देखूं तो आपका HCl, HNO3, ये सब होते हैं खनिज अम्ल। खनिज अम्ल जितने भी बेटा सब प्रबल है, जबकि जो कार्बनिक अम्ल है वे दुर्बल होते हैं, है ना। HNO3 ले लो आप, H2SO4 ले लो, ठीक है, आप ले लो बेटा HiHBr, ये भी प्रबल ही कहलाते हैं। हाँ ये है कि सारे एक से प्रबल नहीं है, कोई ज्यादा प्रबल है, कोई थोड़ा कम प्रबल है, लेकिन ये प्रबल कहलाते हैं बेटा। आप ले लो यहां पर H2SO4 हमने ले लिया है ना, और आप ले सकते हो बच्चों HBr, HiHF ले लो आप, ये हो गए आपके प्रबल अम्ल। जबकि अगर हम दुर्बल अम्ल की बात करें, दुर्बल अम्ल ऐसे जितने भी अम्ल हैं बेटा जिनमें कार्बन उपस्थित है, ठीक है, यानी कि जितने भी कार्बनिक अम्ल हैं, कार्बनिक अम्ल,
आपको कम से कम प्रबल अम्ल के 2-3 उदाहरण, खास करके बेटा ये 3 तो याद कर लेना, ये हर जगह लगेंगे प्रबल अम्ल के। ऐसे ही बेटा दुर्बल अम्ल के भी 2-3 उदाहरण आपको याद करना है। सबसे फेवरेट जो सबसे ज्यादा काम पड़ेगा आपको CH3COOH, नाम है बच्चों इसका एसिटिक अम्ल। और अगर लिखना है तो H2CO3 लिख सकते हैं अपन, और लिख सकते हैं HCN, ये भी दुर्बल होगा। जिनमें कार्बन है ना, HCOOH फॉर्मिक अम्ल होता है, ये भी दुर्बल अम्ल है। तो बच्चों जिनमें कार्बन है, खास तौर पे आपको जो सबसे ज्यादा काम पड़ेगा पूरे चैप्टर में वो ये वाला होगा। ये है हमारा फेवरेट दुर्बल अम्ल, कम से कम इसे याद रखें। और ये है बेटा प्रबल अम्ल, कम से कम इन्हें आप याद कर ले। हाँ चलिए अब देखते हैं बेटा प्रबल क्षारक के उदाहरण। प्रबल क्षारक के उदाहरण, तो बच्चों प्रबल क्षारक में जैसे है आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। तो बच्चों ये जो MgOH ट्वाइस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये हो गए आपके प्रबल क्षारक। और लिख सकते हो आप CaOH ट्वाइस, ये भी आपका प्रबल क्षारक होगा। जबकि दुर्बल क्षारक का बेटा आपको एक ही उदाहरण याद करना पड़ेगा और इससे आपका पूरा काम चल जाएगा। तो दुर्बल क्षारक अमोनिया है, अमोनिया तथा उसके व्युत्पन्न, उसके व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मतलब बेटा जो अमोनिया से बनते हैं, जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एमीन वगैरह, है ना, वो कहलाते हैं इसके व्युत्पन्न। तो आप तो दो उदाहरण याद कर लो, एक तो करना है अमोनिया और दूसरा जो याद रखना है बेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो है NH4OH। एक्चुअल में अमोनिया और NH4OH अलग अलग नहीं है, मैं आपको बता दूं। जब अमोनिया को आप जल से क्रिया कराते हो तो बेटा क्या है, अमोनिया के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और जल टूटता है H+ और OH- में। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिखा करके ये नाइट्रोजन H को अपने पास बुला लेता है। तो जब H चला जाएगा N के पास तो ये बन जाएगा क्या, NH4, और बचेगा जल का क्या, OH-। क्या हुआ बेटा, ये H+ चला गया N के पास तो NH4+ बन गया, और जो OH- है वो जुड़ गया तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो कुल मिला के बेटा दुर्बल क्षारक के उदाहरण अगर आपको आएंगे तो ये दो तो रट लो, अमोनिया तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, चलिए अब अम्ल तथा क्षारक का वर्गीकरण जो हम देख रहे थे, एक तो ये देख ली प्रबल तथा दुर्बल। अब एक और वर्गीकरण है बेटा, वो भी हम देख लेते हैं। और पहले हम बात कर रहे हैं अम्ल का वर्गीकरण। अम्ल का वर्गीकरण, अब ये जो वर्गीकरण है बेटा, अम्ल क्या करता है, अम्ल सर H+ देता है। तो कितने H+ देगा इसके आधार पर है। कोई अम्ल है जो केवल बेटा एक ही H+ देगा, कोई है जो 2 दे देगा, कोई है जो 3 देगा, 3 से ज्यादा तो कोई नहीं देगा। तो क्योंकि 3 H+ तक ये दे सकता है, इसीलिए अम्ल का जो वर्गीकरण है वो कर रहे हैं बेटा हम। और जितने H+ देता है उसे उस अम्ल की क्षारीयता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्षारीयता के आधार पर। क्षारीयता मतलब क्या है, किसी अम्ल में क्षारीयता होती है, जबकि बेटा क्षार में होती है क्या, अम्लीयता। क्षार में क्या होगी बच्चों, अम्लीयता। क्षारीयता क्या होती है पहले ये भी पता होना चाहिए। किसी अम्ल द्वारा, किसी अम्ल द्वारा दिए गए, अम्ल क्या कर रहा है, H+ दान कर रहा है ना, तो दिए गए H+ आयनों की संख्या, H+ आयनों की संख्या क्या कहलाती बच्चों, H+ आयनों की संख्या कहलाती क्षारीयता। कोई भी अम्ल जितने H+ दे सकता है वही उसकी क्या है बच्चों, क्षारीयता। तो अब अम्ल यहां पर हम देख सकते हैं 3 प्रकार के होंगे, क्योंकि बेटा अधिकतम 3 H+ ही दे सकता है कोई भी अम्ल, तो इसलिए अधिकतम 3 प्रकार के मिलेंगे आपको। पहले होंगे बेटा एक भास्मिक अम्ल, क्षारीयता को भास्मिकता भी कहते हैं बेटा, भास्मिक, या इसको एक क्षारकीय भी बोलते हैं, एक क्षारकीय, या बच्चों इसे हम मोनोबेसिक भी बोलते हैं। अब देखो आजकल इतनी हिंदी इंग्लिश बराबर होने लगी है, तो इसको आप एक क्षारकीय भी बोल सकते हो या
मोनो बेसिक भी बोल सकते हो, है ना। तो मोनो बेसिक भी बोल सकते हो आप। मोनो मतलब एक होता है, बेसिक मतलब क्षारकीय। तो एक भास्मिक अम्ल या एक क्षारकीय अम्ल या मोनो बेसिक अम्ल अगर आप बोलते हो, इसका एक ही मतलब निकलता है बेटा कि इसकी जो क्षारीयता होती है, क्षारकता होती है, जो क्षारकता इसकी कितनी होती है बच्चों, एक। क्षारकता एक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर कि ये इस प्रकार के जो अम्ल होते हैं केवल कितने, एक H प्लस देते हैं। तो ऐसे अम्ल बच्चों जो एक ही H प्लस देते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, एक भास्मिक या एक क्षारकीय या मोनोबेसिक अम्ल। जैसे उदाहरण देख लो आप, HCl जो है एक ही H प्लस देगा, HNO3 एक ही H प्लस देगा, HCN एक ही H प्लस देगा, और बच्चों CH3COOH एक ही H प्लस देगा। और इसके अलावा आप देख लो HI, HF, HBr, ये सारे क्योंकि एक ही H प्लस देते हैं, ये सब हो गए एक क्षारकीय या एक भास्मिक या बेटा मोनोबेसिक अम्ल। इनकी क्षारकता एक है, इसका मतलब कि ये एक H प्लस आयन देते हैं। फिर दूसरे होंगे आपके, दूसरे प्रकार पे अगर हम चलें तो द्विक्षारकीय, या बच्चों इसे हम बोल सकते हैं द्विभास्मिक, या बेटा इसे हम बोल सकते हैं द्वि बेसिक, या बेटा आप बोलो डाई बेसिक, है ना, डाई बेसिक अम्ल। तो नाम से ही अब आपको समझ में आ गया होगा बेटा, द्विक्षारकीय या द्विभास्मिक मतलब कि ये दो H प्लस देगा। कितने H प्लस देगा बेटा, दो H प्लस देते हैं। मतलब इनकी जो क्षारकता है, अम्ल में ध्यान रखना बच्चों, क्षारकता होती है और इनकी क्षारकता दो होगी, इसका मतलब है कि ये दो H प्लस आयन देते हैं। ठीक है बेटा। तो ऐसे अम्ल जो दो H प्लस आयन देते हैं वे द्विक्षारकीय या द्विभास्मिक या डाई बेसिक अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो उदाहरण क्या होंगे बेटा इसके, जैसे H2SO4, H2CO3, H3PO3। देखिए अब ये H3PO3 देखने में लगता है कि तीन H प्लस देगा, लेकिन मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, ये बेटा एक ही दो ही H प्लस देता है, क्योंकि हर एक हाइड्रोजन H प्लस के रूप में नहीं निकल सकता। वही हाइड्रोजन परमाणु H प्लस के रूप में निकलता है जो उच्च ऋण विद्युतीय तत्व जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, क्लोरीन इनसे जुड़ा होता है बेटा, है ना। तो सारे हाइड्रोजन H प्लस के रूप में नहीं निकलेंगे, केवल दो ही निकलेंगे, इसलिए द्विक्षारकीय होगा, है ना। इसके अलावा बेटा द्विक्षारकीय अम्ल हमने देखे H2SO4 है, H2CO3 जो है इसका नाम है क्या, कार्बोनिक अम्ल, और ये है आपका H3PO3, है ना। तो ये हो गए आपके द्विक्षारकीय क्योंकि ये दो H प्लस आयन देते हैं। अब आते हैं अगले प्रकार पर। तीसरा प्रकार बेटा क्या कहलाएगा, त्रिक्षारकीय, या बच्चों इसी को बोलेंगे त्रिभास्मिक, या इसी को हम बोलते हैं ट्राई बेसिक, अम्ल। तो ये क्या होंगे, चलिए समझते हैं। इनकी जो क्षारकता है बेटा वो कितनी होगी, इनकी जो क्षारकता है, क्षारकता कहने का मतलब H प्लस कितने देंगे, ये तीन। क्षारकता मतलब दिए गए H प्लस की संख्या, तो तीन H प्लस देंगे। ये कितने देंगे बेटा, तीन H प्लस आयन देते हैं। और इसका उदाहरण एक ही आपको याद रखना है, H3PO4, ये जो है बेटा ये तीन H प्लस दे सकता है, इसीलिए त्रिभास्मिक अम्ल होगा। ठीक है। तो जैसे बच्चों हमने अम्ल को तीन भागों में बांटे, किसके आधार पर कि वो कितने H प्लस देते हैं। बेटा इसी तरह से क्षारकों को तीन भाग में बांटेंगे। ठीक है, क्षारक को तीन भागों में बांटेंगे, और किस आधार पर, अम्लीयता के आधार पर। क्षारक में क्या होती है बेटा, अम्लीयता। क्षारक में क्या होगी, अम्लीयता होगी। अम्लीयता के आधार पर हम बांट रहे हैं। अम्लीयता कहने का मतलब होगा, क्षारक क्या है,
जो OH माइनस देता है या H प्लस लेता है। तो अम्लीयता मतलब किसी क्षारक द्वारा दिए गए OH माइनस आयनों की संख्या या क्या बोलेंगे बच्चों हम, ग्रहण किए गए, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये केवल OH माइनस देता है, ये ग्रहण भी करता है। क्या ग्रहण करता है? H प्लस। तो ग्रहण किए गए H प्लस आयनों की संख्या, H प्लस आयनों की संख्या। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कोई भी क्षारक जितने H प्लस ग्रहण कर रहा है या जितने OH माइनस दे रहा है, वही उसकी क्या होगी बच्चों? अम्लीयता। तो अम्लीयता के आधार पर फिर से हम 3 प्रकार के क्षारक लिखेंगे। पहले होंगे एक अम्लीय क्षारक। ठीक है बच्चों, एक अम्लीय क्षारक, या इसको हम बोलते हैं मोनोप्रोटिक। क्या बोलेंगे बच्चों? मोनोप्रोटिक क्षारक। मोनोप्रोटिक मतलब कि एक ही H प्लस ये ग्रहण करेगा। फिर दूसरे होंगे द्विअम्लीय क्षारक। द्विअम्लीय क्षारक, या इन्हें हम कहते हैं, या क्या कहते हैं बेटा? डाई प्रोटिक क्षारक। ठीक है। इसी तरह से तीसरा होगा क्या? त्रिअम्लीय या ट्राइप्रोटिक क्षारक। ट्राइप्रोटिक क्षारक। तो इस तरह से क्षारक भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, मोनो एसिडिक, या बेटा एक अम्लीय क्षारक मतलब कि ये इनकी जो अम्लीयता होगी, अम्लीयता ये कितनी होगी बेटा? 1 होगी। यानी कि ये एक OH माइनस देते हैं या क्या करते हैं बच्चों? एक H प्लस ग्रहण करते हैं, एक H प्लस ग्रहण करते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह से इनमें क्या होगा? इनमें होगी अम्लीयता 2, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक OH माइनस देते हैं या एक H प्लस ग्रहण करते हैं। ठीक है बेटा। फिर इसी प्रकार से यहां पर हम बोल सकते हैं कि इनकी जो अम्लीयता है, अम्लीयता ये होगी कितनी बेटा? 3। और इसका मतलब है कि ये 3 OH माइनस देते हैं या 3 H प्लस ग्रहण करते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं बच्चों। इनके उदाहरण भी हम देख लेते हैं। ऐसे क्षारक जो एक ही OH माइनस देते हैं या एक ही H प्लस ग्रहण करते हैं, वो है NaOH, KOH, और आपका हो जाएगा NH3, है ना। और इसके अलावा बेटा NH3, NaOH, KOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया। और एक ही OH माइनस देने वाले जो होंगे आपके, क्या हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा RbOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इस तरह के। और द्विक्षार की मतलब बेटा 2 OH माइनस देते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख लो आप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख लो, ये द्विक्षार की है, 2 OH माइनस देते हैं। और 3 देने वाला बेटा आप लिख लो AlOH थ्राइस, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से बेटा अम्लीय और क्षारकों, अम्लों को तथा क्षारकों को हमने 3 वर्गों में बांटा। वे अम्ल जो एक H प्लस देते हैं उन्हें हमने बोला एक भास्मिक, एक क्षारकी या मोनो बेसिक अम्ल।
जो दो H प्लस देते हैं बेटा वो कहलाते हैं द्विक्षारकी, द्विभाषमिक या डाइबेसिक अम्ल। और जो बेटा 3H प्लस देते हैं वे कहलाते हैं त्रिक्षारकी, त्रिभाषमिक या ट्राइबेसिक अम्ल। फिर इसी तरह से वे क्षारक जो एक H प्लस ग्रहण करते हैं या एक OH माइनस देते हैं वे कहलाते हैं एक अम्लीय क्षारक। जो दो H प्लस ग्रहण करते हैं, दो OH माइनस देते हैं वे कहलाते हैं द्वि अम्लीय क्षारक। और जो तीन H प्लस ग्रहण करते हैं या तीन OH माइनस देते हैं वे कहलाते हैं बच्चों त्रिअम्लीय क्षारक। चलिए अब अम्ल और क्षारक के बारे में बात करने के बाद एक लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का मैं कवर कर लेता हूं। नहीं तो ये छोटी सी बात है बेटा लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये छूट जाएगी आपकी। अगला है क्या, उभयधर्मी स्पीसीज। अब देखिए हमने पदार्थों को दो वर्गों में अभी तक पढ़ा, अम्ल तथा क्षारक। लेकिन बच्चों कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो अम्ल की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं यानी H प्लस दे भी सकते हैं, और क्षारक की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं यानी कि H प्लस ले भी सकते हैं। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं उभयधर्मी। उभय मतलब दोनों की तरह व्यवहार जो कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे वे स्पीसीज जो अम्ल तथा क्षारक दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं, दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं, अर्थात बेटा H प्लस दाता तथा H प्लस ग्राही दोनों का कार्य कर सकते हैं, दोनों का कार्य कर सकते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे बच्चों, उभयधर्मी यौगिक कहलाते हैं, उभयधर्मी स्पीसीज कहलाते हैं। और बच्चों उभयधर्मी का सबसे अच्छा उदाहरण जो है मेरे पास वो है जल। उदाहरण सबसे अच्छा है क्या, जल। जल क्या कर सकता है बेटा, H प्लस दे भी सकता है और साथ ही साथ H प्लस ले भी सकता है। अगर जल H प्लस देता है बच्चों तो ये बनाता है OH माइनस, और क्योंकि ये H प्लस ग्रहण करता है तो ये बनाता है H3O प्लस। तो बेटा ये H प्लस दे भी सकता है और ले भी सकता है, मतलब कि ये कैसा है, उभय धर्मी। ठीक है बेटा। अब और भी ऐसे यौगिक हैं, जैसे अमोनिया को भी कुछ हद तक हम उभयधर्मी कह सकते हैं। ये H प्लस दे भी सकता है और H प्लस ग्रहण भी कर सकता है। अगर ये H प्लस ग्रहण करता है तो बनाता है NH4 प्लस, और बेटा H प्लस देता है तो बनाता है NH2 माइनस। तो इस तरह से ये भी कैसा है बच्चों, उभय धर्मी। इसके अलावा जो स्पीसीज किसकी तरह बेटा, अम्ल, संयुग्मी अम्ल तथा क्षारक या संयुग्मी क्षारक तथा अम्ल दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। कहने का मतलब सुनिए, जैसे H2SO4 ये तो सर क्या है, ये तो सर अम्ल है। हाँ क्यों अम्ल है बेटा, क्योंकि ये H प्लस देगा बस। अगर इसने एक H प्लस दिया तो बचा क्या सर, HSO4 माइनस जो कि इसका संयुग्मी क्षारक है। अब देखिए इस संयुग्मी क्षारक पर ध्यान दीजिए, क्या है, ये अम्ल है, H प्लस दे सकता है, लेकिन बेटा ये जो है ये दे भी सकता है और ले भी सकता है। कैसे सर, अगर मान के चलो ये इसने H प्लस दिया तो ये बना, अगर ये H प्लस वापस ले ले, H प्लस बेटा वापस ले ले तो फिर से H2SO4 बना लेगा। ये अगर H प्लस वापस ले ले तो फिर से H2SO4 बनेगा, और जबकि मेरे बच्चों अगर ये H प्लस दे दे तो SO4 2 माइनस बनेगा। अब देखिए क्या ये H प्लस दे सकता है, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि इसके पास तो H है ही नहीं। तो ये तो पक्की बात है ये क्षारक है,
और सर ये अम्ल है, लेकिन ये क्या है, ये है उभयधर्मी। उभयधर्मी क्यों कह रहा हूं बेटा मैं, क्योंकि ये क्या कर सकता है, ये H प्लस दे भी सकता है और H प्लस ले भी सकता है। इसको हम अंग्रेजी में एम्फीप्रोटिक भी बोलते हैं, और आजकल बेटा इतनी हिंदी अंग्रेजी को मिक्स कर दिया गया है, तो प्रश्न में हो सकता है एम्फीप्रोटिक लिखा जाए, तो आप समझ जाएंगे उभयधर्मी की बात कर रहा है, ठीक है ना। फिर और देखते हैं हम, जैसे मान के चलिए Ha3PO4 था, Ha3PO4 से बच्चों आपने एक H प्लस निकाला, सर ये तो केवल अम्ल है, क्यों, क्योंकि ये H प्लस दे सकता है, ले नहीं सकता सर। हाँ, इसने H प्लस दिया तो क्या बना बेटा, H2PO4 माइनस। अब ये जो बना सर, ये बिल्कुल उभयधर्मी होगा। क्यों होगा मेरे बच्चे उभयधर्मी, क्योंकि सर ये H प्लस दे सकता है, अगर इसने H प्लस दिया तो ये बना लेगा HPO4 2 माइनस, और अगर सर इसने H प्लस ग्रहण किया तो वापस Ha3PO4 बना लेगा। मतलब ये दे भी सकता है और ले भी सकता है। इसी तरह से बेटा ये भी उभयधर्मी होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि ये दे भी सकता है और ले भी सकता है। अगर इसने H प्लस दिया तो बेटा क्या बनाएगा, PO4 3 माइनस, और अगर बेटा इसने H प्लस ग्रहण किया तो बना लेगा H2PO4 माइनस। तो ये भी उभयधर्मी, क्योंकि दे भी सकता है और ले भी सकता है। मतलब बेटा बहुभास्मिक या बहुप्रोटिक अम्ल जो होते हैं, उनके बीच वाले जो स्पीसीज है वे सारे उभयधर्मी होते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये एक से ज्यादा H प्लस जो देते हैं उनमें हमें उभयधर्मी स्पीसीज प्राप्त होते हैं। उभयधर्मी किसको कहते हैं, जो H प्लस दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो ये बेटा हमने ब्रोंस्टेड लोरी और अम्ल और क्षारक के बारे में बहुत सारी बातें इस लेक्चर में कवर कर लिए हैं। अब अगले क्लास से हम बहुत इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट कर पाएंगे और मैं आपको अम्ल तथा क्षारक के पीएच के बारे में पढ़ा पाऊंगा। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड कीप गोइंग।